वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताते चलें, कौमी असम्बली ने अपोजिशन के शदीद एहतजाज और शोर शराबे में इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया। कौमी असम्बली का इजलास स्पीकर अयाज सादिक की सरबराही में हुआ, जिसमें चेयरमैन कायमा कमेटी बराए पार्लिमानी उमूर ने इंतखाबात एक्ट तरमीम बिल पर कमेटी की रिपोर्ट पेश कर दी। इस दौरान इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल मंजूरी के लिए कौमी असम्बली में पेश किया गया, जबकि इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल जेर गौर लाने की तहरीक भी पेश की गई, जिसे ऐवान ने मंजूर कर लिया। इस दौरान अली मोहम्मद खान ने तरमीमी बिल पर पेश की, जिस पर वजीर कानून ने मुखालफत कर दी। वजीर कानून आजम नज़ीर ने कहा कि यह कानून साजी आइन की रूह के ऐन मुताबिक है और गैर आइनी नहीं। अली मोहम्मद खान ने कहा, यह कानून साजी हमारा रास्ता रोकने के लिए है। उनके एक तालिस अरकान ने हल्फनामे दिए, उनका ताल्लुक सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से है। आपके वकील ने कहा, मखसूस नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के लिए मांग रहे हैं। जिस जमात ने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया, मखसूस नशिस्तें नहीं दी जा सकती। हम किसी जुर्म में तरमीम करने नहीं जा रहे। अली मोहम्मद खान ने कहा कि पार्लियामेंट का फॉर्म सियासी जमात के मफाद के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पीटीआई सियासी जमात थी, है और रहेगी। इलेक्शन कमीशन से पूछा कि क्या 39 अरकान के लिए पीटीआई हलाल और 41 के लिए हराम है। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल सियासी मकासद के लिए पेश किया गया। कानून साजी करके कैसे मखसूस नशिस्तों से महरूम रख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हमें मखसूस नशिस्तों का हक दिया। बिल मुस्तरद करते हैं, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कहना है कि रवा माह के अख्ताम तक IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड से स्टॉप लेवल मुआहदे की मंजूरी हो जाएगी। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से मुतासर ममालिक की फहरिस्त में शामिल है और IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड से मुआहदे की मंजूरी के बाद क्लाइमेट फाइनेंसिंग पर भी बातचीत की जाएगी। अक्टूबर में सालाना मीटिंग के दौरान IMF और वर्ल्ड बैंक में क्लाइमेट फाइनेंसिंग पर बात होगी। वजीर खजाना ने मजीद कहा कि पाकिस्तान में आबादी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और मुल्क में आबादी बढ़ने का हम बम फट चुका है। पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीली के असरात से बचने के साथ साथ आबादी को कंट्रोल करना होगा। पाकिस्तान को IMF और आलमी बैंक से मौसमियाती तब्दीली की फाइनेंसिंग के लिए मौसर मंसूबे बनाना होंगे। उन्होंने मजीद कहा कि वजारत खजाना और वजारत मौसमियाती तब्दीली IMF और आलमी बैंक के साथ मिलकर काम कर रही है। मुल्की मौशी सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए बजट, टैक्स इकदामात, एनर्जी सेक्टर और मयार जिंदगी बेहतर बनाना होगा। IMF और आलमी बैंक के साथ मिलकर मौसमियाती तब्दीली के मंसूबों की मॉनिटरिंग बेहतर बनाना होगी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने मजीद कहा कि मुल्की मईशत को बेहतर बनाने के लिए निजी शोबे को अपना किरदार अदा करना होगा। मौसमियाती तब्दीली के असरात से बचने के लिए हमें मौसमियाती तब्दीलियों पर मबनी अहम पॉलिसियां बनानी होंगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा रऊफ हसन की दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली गई। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद के जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने रऊफ हसन के खिलाफ टेरर केस में दरख्वास्त जमानत पर समाअत की। जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने 2 लाख रुपए मशरकों के एवज रऊफ हसन की दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली। समाअत के दौरान वकील अली बुखारी ने दरख्वास्त जमानत पर दलाइल दिए और मुकदमे का मतन पढ़ा। वकील अली बुखारी ने कहा कि रऊफ हसन मुकदमे में नामजद नहीं, उन्हें बाद में नामजद किया गया। तफ्तीशी अफसर ने ITC जज को जवाब दिया कि अभी तक तीसरा मुलजिम गिरफ्तार नहीं हुआ। जज ताहिर अब्बास सुप्रा ने मुस्कुराते हुए रिमार्क्स दिए कि यानी अभी तक कान नहीं मिला। वकील अली जफर ने कहा कि सियासी इंतकाम के केसेस हमेशा से बनते रहे, भैंस चोरी के इल्जामात भी लगते रहे, जिस पर ATC जज ताहिर अब्बास सुप्रा ने कहा कि भैंस चोरी वाले तो अब आपके इत्तेहादी हैं। प्रोसिक्यूटर राजा नवीद की जानिब से रऊफ हसन की दरख्वास्त जमानत खारिज करने की इस्तदा की गई। ATC जज ताहिर अब्बास सुप्रा ने कहा कि अहमद वक्कास ने जो पैसे बरामद हुए या रऊफ हसन से। प्रोसिक्यूटर राजा नवेद ने बताया कि अहमद वक्कास जिनजोआ से पैसे बरामद हुए जो रऊफ हसन ने दिए थे। वकील अली बुखारी ने कहा कि दहशतगर्दी केस में रऊफ हसन का स्टेटस देखना जरूरी है। 30 जुलाई को दहशतगर्दी केस में उनको गिरफ्तार किया गया। मुकदमे में वो नामजद नहीं, FIR ब्लाइंड है।
ان پر بارودی مواد کی فائنینسنگ کا الزام ہے۔ وہ بارودی مواد کے ہمراہ جائے وقوع سے گرفتار نہیں ہوئے۔ ثبوت کے بغیر انہیں دہشت گردی کے مقدمے میں نامزد کر دیا۔ رؤف حسن نے کچھ کیا ہوگا تو دفعات نامزد ہوں گی۔ بانی چیئرمین پی ٹی آئی کے 8 مقدمات میں ضمانت کی درخواستوں پر عدالت نے پولیس ریکارڈ طلب کر لیا۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے بانی چیئرمین پی ٹی آئی کی 9 مئی واقعات کے 8 مقدمات میں ضمانت درخواستوں پر سماعت ہوئی، جس میں بانی پی ٹی آئی کی جونیئر وکلاء کی ٹیم پیش ہوئی اور عدالت سے استدعا کی کہ بیرسٹر سلمان صفدر مصروف ہیں، لہٰذا دلائل کے لیے مہلت دی جائے۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے ایڈمن جج خالد ارشد کے روبرو ہونے والی سماعت بانی پی ٹی آئی وکیل سلمان صفدر کی توسط سے دائر درخواستوں میں موقف اختیار کیا گیا کہ بانی پی ٹی آئی تمام مقدمات میں جوڈیشل ریمانڈ پر ہیں۔ بانی پی ٹی آئی سے کسی قسم کی کوئی ریکوری نہیں ہونی۔ پولیس کیسز بدنیاتی پر مبنی ہے، انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، لہٰذا عدالت ضمانت کی درخواستیں منظور کرے۔ بعد ازاں عدالت نے آئندہ سماعت پر پولیس سے تمام مقدمات کا ریکارڈ طلب کرتے ہوئے سماعت 8 اگست تک ملتوی کر دی۔ واضح رہے کہ بانی پی ٹی آئی نے جناح ہاؤس حملہ کیس، عسکری ٹاور جلاؤ گھیراؤ اور تھانہ شادمان جلاؤ گھیراؤ سمیت دیگر مقدمات میں ضمانت کی درخواستیں دائر کر رکھی ہیں۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان نے 8 اگست کو دھرنا مارچ کا اعلان کر دیا۔ جماعت اسلامی کے امیر نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ حق دو عوام کو دھرنا 12 دن سے جاری ہے۔ میں میڈیا کا شکر گزار ہوں کہ اس نے ہماری آواز پوری دنیا میں پہنچائی۔ مطالبات کی منظوری تک یہ جدوجہد جاری رہے گی اور حکومتی مذاکراتی ٹیم کی تلاش گمشدہ ہونے کا اشتہار جلد میڈیا میں جاری کیا جائے گا۔ حافظ نعیم الرحمان کا کہنا تھا کہ حکومت سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کر رہی۔ حکومت کو جمہوری رویے کا مظاہرہ کر کے مذاکرات کرنے چاہیے۔ لوگ اپنی تنخواہوں سے راشن، بجلی بل اور بچوں کی فیسیں کس طرح ادا کریں گے؟ انہوں نے کہا 11 اگست کو لاہور، 12 اگست کو پشاور میں دھرنا دیا جائے گا۔ 14 اگست کے بعد تاجروں کی مشاورت سے ملک گیر شٹر ڈاؤن ہڑتال کا اعلان بھی کیا جائے گا۔ حافظ نعیم الرحمان نے بتایا کہ وہ دھرنا مارچ کے حوالے سے تفصیلات کل بتائیں گے۔ مری روڈ پر پرامن مارچ ہوگا، دھرنا اور مذاکرات بھی جاری رہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ کب تک کمیٹیاں بناتے رہیں گے؟ مسئلے کو ڈیفیوز کرنے کے لیے کمیٹیاں بنائی جاتی ہیں اور جن کی وجہ سے عوام ہر بوجھ ہے، ان کو ٹاسک فورس میں شامل کر دیا جائے گا۔ ٹاسک فورس میں تو تاجر، چیئرمین وابڈا، ایڈیٹر جنرل آف پاکستان کیا ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ملک کے حالات خراب نہیں کرنا چاہتے، ملک کے حالات خراب کرنے میں بہت سے لوگ ملوث ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا کہنا ہے کہ 14 اگست سے چینی شہریوں کے لیے آن لائن ویزا سروس شروع ہو جائے گی۔ کاروباری شخصیات کو پاکستان آنے میں آسانی ہوگی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے چینی قونصل جنرل کی سربراہی میں چینی بزنس کمیونٹی کی وفد کی ملاقات ہوئی، جس میں چینی شہریوں اور پروجیکٹس پر کام کرنے والے عملے کے لیے حفاظتی اقدامات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وفد نے سیکیورٹی پلان پر تجاویزیں، جس پر وزیر داخلہ نے قابل عمل تجاویز پر عمل درآمد کی یقین دہانی کرا دی۔ وفاقی وزیر داخلہ نے کہا کہ چین کے شہریوں کی حفاظت اولین ترجیح ہے، کاروبار کے لیے ہر ممکن سہولت دیں گے۔ سیکیورٹی پلان کے SOPs چینی شہریوں کے تحفظ کے لیے بنائے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ 14 اگست سے شہریوں کے لیے ویزا آن لائن ہو جائے گا۔ ویزا آن لائن ہونے سے چینی بزنس میں پاکستان آنے سے آسانی ہوگی۔ چینی قونصل کراچی شیری نے کہا کہ پاکستان اور چین کے درمیان مثالی تعلقات ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ میرے اور چین کے دوست ہیں۔ امید ہے اس میٹنگ کے مثبت نتائج سامنے آئیں گے۔ آپ کو اچھی خبر دیں، ملکی معیشت کے لیے اچھی خبر۔ کوہاٹ میں تیل و گیس کا ذخیرہ دریافت کر لیا گیا، جہاں کنویں سے یومیہ 156 بیرل تیل اور 16.4 ملین اسٹینڈ کیوبک فٹ گیس حاصل کی جا سکے گی۔ تیل و گیس کا ذخیرہ ٹل بلاک رازگیر 1 کی فارمیشن کا واگڑ سے ملا۔ کنواں OGDC PPL اور POL کے مشترکہ ملکیت ہے۔ OGDC کے مطابق کنویں کی کھدائی جنوری 2024 میں شروع کی گئی۔ ٹل بلاک میں رازگیر 1 سے ہی گزشتہ ماہ بھی تیل و گیس کا ذخیرہ ملا تھا۔ OGDC نے اہم ڈیولپمنٹ سے حکومت اور اسٹاک ایکسچینج کو آگاہ کر دیا۔
शेख हसीना वाजिद की हुकूमत के खात्मे के अगले रोज फौज ने मुल्क से कर्फ्यू उठा लिया। बरतानवी नशरियाती इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेशी फौज की पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट ने मुल्क से कर्फ्यू उठाने का ऐलान किया, जबकि मुल्क में तालीमी इदारे भी खोल दिए गए हैं। रिपोर्ट में बताया गया कि दारुल हुकूमत ढाका समेत मुख्तलिफ शहरों में स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियां खोल दी गई हैं। ढाका का यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले तलबा की एक बड़ी तादाद तालीमी इदारों की बंदिश और मुल्की हालात की वजह से अपने आबाई इलाकों को चली गई थी, जिनकी वापसी में अब वक्त लगेगा। बांग्लादेश में एक माह से जारी पुरतशद्दुद मुजाहिरों और उनमें सैकड़ों हलाकतों के बाद 15 अगस्त को बांग्लादेशी वजीर आजम शेख हसीना वाजिद इस्तीफा देकर मुल्क से फरार हो गई। बांग्लादेश फौज ने वजीर आजम हसीना वाजिद को मुस्तफी होने के लिए 45 मिनट की डेडलाइन दी थी। बांग्लादेश के स्टूडेंट लीडरों ने मुतालबा किया कि नोबेल इनाम याफ्ता डॉक्टर मोहम्मद यूनुस के जेर सरबराही उबूरी हुकूमत कायम की जाए। साथ ही उबूरी हुकूमत का खाका भी जारी कर दिया गया। बांग्लादेश के स्टूडेंट लीडरों नाहिद इस्लाम, आसिफ महमूद और अबू बकर माजूम दार ने अपने वीडियो पैगाम में कहा कि अबूरी हुकूमत का खाका अगले 24 घंटों में जारी कर दिया जाएगा, जो कि नोबेल इनाम याफ्ता डॉक्टर मोहम्मद यूनुस के जेर क़यादत होगा। नाहिद इस्लाम ने कहा कि तलबा पहले ही डॉक्टर यूनुस से बात कर चुके हैं और वो बुरी हुकूमत में किरदार पर आमद की जाहिर कर चुके हैं। दूसरी जानिब डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने अपने बयान में कहा कि शेख हसीना वाजिद ने शेख मुजीबुर रहमान की मीरास तबाह कर दी थी। बांग्लादेश अब आज़ाद हो गया है। पीर को बांग्लादेश के सदर मोहम्मद शहाबुद्दीन ने फौजी क़यादत से मुलाकात में मुख्तलिफ सियासी जमातों और उसूल सोसाइटी पर मुश्तमिल उबूरी हुकूमत कायम करने पर आमदगी जाहिर की थी। इस सिलसिले में फौज से कहा गया था कि वो जारी लूट मार बंद कराएं और कानून की बालादस्ती बहाल कराई जाए। आर्मी चीफ वक़ारुज़्ज़मान ने भी मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं और सिविल सोसाइटी के अफराद से मुलाकातें भी की थी और उबूरी हुकूमत जल्द कायम होने का अदनिया भी दिया था। मौसम के हवाले से खबर शामिल करें। शहर कायद में मौसम अबर आलूद है। गहरे बादलों का राज बरकरार है। कराची में आज भी कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 28 डिग्री सेंटीग्रेड है। कम से कम दर्जा हरारत 27 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। बयान में कहा गया कि कराची में हवा में नमी का तनासुब 88% है। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने अगस्त में होने वाली बारिशों के हवाले से खबरदार करते हुए बड़ी पेशगोई की है। कहा, मुल्क भर में जुलाई में मामूल से कम बारिशें हुई, ताहम जुलाई के मुकाबले अगस्त में ज़्यादा बारिशें होंगी। महकमा मौसमियात का कहना था कि बारिशों का हालिया सिलसिला रवा हफ्ते वक्फे से जारी रहेगा, जबकि 13 अगस्त से नया सिस्टम मुल्क में दाखिल होगा, जिससे सूबा बलूचिस्तान और सिंध ज़्यादा मुतासिर होंगे। दोनों सूबों के शहरों में फ्लैश फ्लडिंग का भी खदशा है, जबकि अपर सिंध में तेज बारिशें मुतवक्को हैं। खबरें आपने मुलाहिजा की। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NTN न्यूज़।